स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, अभी तक जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो पिरामिडल इन्वर्जन हो, ड्रैगोज मॉलिक्यूल हो, या डाइमराइजेशन टेंडेंसी, ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़ी हैं, मैंने आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है। और आपको बीच में एक चीज़ भी बताई थी, मैंने एक चार्ट बनाया था जिसको मैंने कहा था कि मैं आगे जाके इसको समझाऊंगा कि ये कैसे रिजेंबल होता है परसेंटेज कैरेक्टर के रिगार्डिंग। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका नेचर कैसा होगा अगर हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर को लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे, और इसके बाद में इसी वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट भी ऐड करूँगा मैं। कॉन्सेप्ट तो पुराना है लेकिन आपके लिए शायद नया हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हो और जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। और इस वीडियो को जितना आप देख रहे हैं, साथ में इसकी जो अपकमिंग वीडियो रहेगी, इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी, ये आपस में इंटरकनेक्ट रहेगी। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है ना, थोड़ा ध्यान रख के चलना और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भाई। सबसे पहले हेडिंग डल गई, नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो, मैंने नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को पहले भी समझाया हुआ है, तो लेकिन फिर से एक बार आप उस समझ लो उस चीज़ को। मान लो कि ये मैंने बनाया है एस ऑर्बिटल। ये क्या है भाई, मेरे पास में एस ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसका जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो कुछ दिखेगा इस तरीके का, ठीक है। फिर अगर अपन चलें, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता हूँ मैं, कुछ ऐसा बनेगा। फिर एक और बनाता हूँ मैं, वो कुछ ऐसा बनेगा। और फिर मैं आ जाता हूँ आपके पी ऑर्बिटल पे। किस पे आ जाता हूँ, आपके पी ऑर्बिटल पे मैं आ जाता हूँ। तो ये मेरे लिए हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो गया मेरे लिए एस पी, ये हो गया एस पी टू, ये एस पी थ्री, और ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस मैं यहाँ मान लूँ, इसका यहाँ पे, ये यहाँ, और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। इसको थोड़ा डार्क लाइट कलर से दिखाते हैं, थोड़ा क्लैरिटी बढ़ेगी, है ना, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी हमारे पास में। देखिए, ये मैंने इनके न्यूक्लियस बता दिए, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करना कि कोई भी अगर ओवरलैपिंग में करवाता हूँ, कोई भी ओवरलैपिंग में करवाऊँ, उससे पहले आप इनका जो साइज़ है, आप इनके साइज़ को देखें। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे एक बात की थी, इसके नेचर में इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, क्या बोला था मैंने आपको, बॉन्ड एंगल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे कि जितने परसेंटेज कैरेक्टर होते थे, जितने परसेंटेज कैरेक्टर होते थे, उसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते थे कि जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज कैरेक्टर के। ये हम लोगों को पता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके बॉन्ड लेंथ की, है ना। बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखना। बॉन्ड लेंथ को मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं किया था प्रॉपरली, इसको देखना यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि न्यूक्लियस से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उससे इसकी दूरी, ये देखो, ये मैंने आर बोल दिया। यहाँ न्यूक्लियस है, ये इसकी दूरी आर हो गई। फिर आप देखो, ये आर हो गई, यहाँ देखो ये आर हो गई, यहाँ पे ये आर, और ये भी आर हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं परसेंटेज कैरेक्टर को बढ़ाता हूँ तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर परसेंटेज कैरेक्टर को मैं घटाता हूँ तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर मैं अप टू डाउन जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं अप टू डाउन जाऊँगा तो मुझे पता है यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्या हो रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ जो है मेरे सामने दिख रही है कि ये इंक्रीज़ हो रही है। देखो,
ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ की कंपैरिजन करो, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली इसके, फिर इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में और इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा और इसके कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। तो सेकंड जो पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा कि जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई एस कैरेक्टर के, परसेंट एस कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक, तीसरा पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट में जो ले रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक चीज़ बताओ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने सुना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी, लिखिएगा साथ में, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट टू attract, to attract shared pair of इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? कि एक एलिमेंट की टेंडेंसी, एक एलिमेंट की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक चीज़ बताइए कि कोई एलिमेंट जो है वो अट्रैक्टिंग पावर कहाँ से लगाता है? फ्रॉम द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा, जितना पास वो न्यूक्लियस के होगा उतना ज़्यादा ही अट्रैक्टिंग पावर फील करेगा। तो आप नोटिस करना, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि इसमें देखो न्यूक्लियस के पास में ये ज़्यादा है, फिर ये थोड़ा दूर है, फिर ये थोड़ा दूर है, फिर ये थोड़ा दूर है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये sp3 में बहुत दूर है, sp2 में बहुत दूर है, sp में दूर है और s में बहुत पास में है, तो आप नोटिस करो कि जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके माइंड में? इतना तो मेरे ख्याल से आपकी क्लैरिटी आ रही होगी कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या काम करती है? एक एलिमेंट की ऐसी पावर होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अट्रैक्शन पावर जो हम लोग देखते हैं वो कहाँ से लगती है? फ्रॉम द न्यूक्लियस लगती है। न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये कोई भी मैग्नेट है, अब वो जो मैग्नेट है वो किस तरीके से वर्क करती है कि आप एक मैग्नेट को लीजिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को जितना पास में रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा उस पर अट्रैक्शन पावर लगाएगी, जितना दूर लेके जाओगे वो इतने अच्छे से अट्रैक्ट उसको नहीं कर पाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के पास में रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज़्यादा रहेगी ना। तो उसके लिए साइज़ क्या चाहिए? छोटा चाहिए। तो जहाँ परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब ज़रा एक चीज़ और समझिएगा इसी के अंदर। मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लीजिए, और फोर्थ पॉइंट पे मैं आपको ये कह देता हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो, यहाँ बॉन्ड एनर्जी में यहाँ पे बोल लो। तो देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो हमने अभी तक पढ़ी थी, वो हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, या अगर मैं बोल दूं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के, ऐसा मैं कह सकता हूँ। देखो, मैंने आपको बोला कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम कहाँ पे मिलेगी? यहाँ मिलेगी। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ है? वो भी सर यहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो है देखने को मिलेगी। लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं। और मैंने आपको एक चीज़ और सिखा रखी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, या अगर अपन बोलें बॉन्ड एनर्जी जो होती है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। अब देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर हम लोग दोनों ही चीज़ें देखते हैं, एक देखते हैं साइज़ और दूसरा देखते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये हमने पहली वीडियो कुछ वीडियोस में पहले जो है कवर कर रखा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है भाई, साइज़ पे करती है और डायरेक्शनल कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। तो साइज़ हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेके, ठीक है, और डायरेक्शनल कैरेक्टर हमने देखे थे परसेंटेज कैरेक्टर को लेके, वो परसेंट पी कैरेक्टर को लेके, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है वो परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, ये माना, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एस ऑर्बिटल है इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी नहीं, जितनी ज़्यादा मैंने आपको बोला था कि जो अनहाइब्रिड है उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वीक बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, थोड़े से कैसे बनते हैं, बढ़िया बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ कि एक अनहाइब्रिड के अंदर अच्छी बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, या हाइब्रिड के अंदर होगी, तो हाइब्रिड में होगी ना। तो इस केस में तो ये चीज़ गलत हो गई ना, इस केस में तो ये चीज़ गलत हो गई, इसलिए इनके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप हमेशा ध्यान में रखना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है आप उसको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे कंपैरेटिवली टू दिस, इसके कंपैरेटिवली आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको एक और चीज़ मैंने पढ़ा रखी थी, वो थी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, देखिएगा ज़रा। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि एक होती है भाई आपकी एलिमेंटल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताई थी, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, उसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ है, एक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड चीज़ में अगर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर देखेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें चेंज कैसे आएगा, तो आप ये देखना कि वहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन उसका कैसा है। तो देखो, अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं, बेसिकली हम लोग कार्बन की अगर बात करते हैं, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूँ ऐसे इस कार्बन की, ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हो गई आपके लिए एक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पे भी अपन है ना क्लियर नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ इसी के अंदर मैं ऐड करूँगा, सब चीज़ों को प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगा। अभी अपन लोग क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा समझेंगे, बाद में हम आएंगे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाएंगे। तो ये देखिए आप CF3 है, ये CH3 है, और ये CCl3 है। ये हो गई आपकी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस पूरे के पूरा कंपाउंड का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं। चौथे टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में कौन सी होती है, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग इसके ऊपर आएंगे, पूरा डिस्क्राइब करके ही पढ़ेंगे, इसको डीप में ही पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब बढ़ाएंगे हम लोग मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी प्रिंसिपल को आगे। देखो, आपसे कुछ एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आप देखना, मैं कार्बन को लेके बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं कार्बन sp3 को लेता हूँ, ये हो गया मेरे लिए कार्बन sp2, और ये हो गया हमारा कार्बन sp। तो यहाँ से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बढ़ता हूँ, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बढ़ूँगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें पता है परसेंटेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परसेंटेज अगर बढ़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। क्लियर। यहाँ पे अगर मैंने कार्बन की बात की है, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की भी बात कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा नाइट्रोजन sp3, ये हो गया नाइट्रोजन sp2, ये हो गया मेरा नाइट्रोजन sp। अब मैं यहीं पे लेफ़्ट टू राइट बढ़ूंगा तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके बताऊँ, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए कि ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन है, इसको मैंने ऑक्सीजन लिया यहाँ पे, फिर मैंने लेता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन, और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका कार्बन।
ठीक है, ये मैंने लिया कार्बन। अब थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर। मैंने आपसे ये बोला कि अगर मैं बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बॉटम से कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये जो नाइट्रोजन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन को मैं ले लेता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और फ्लोरीन का क्या बोला, फ्लोरीन का तो कुछ नहीं, फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना आप कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर sp3 कार्बन के अंदर हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में, कार्बन sp2 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज कैरेक्टर मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर थोड़े बहुत और परसेंटेज कैरेक्टर को बढ़ाता हूँ, तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की sp3 से, नाइट्रोजन की sp3 जो है उससे ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, कार्बन की, कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा हो जाती है, ड्यू टू, जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि कार्बन sp जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन sp3 के, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रोजन sp3 की। इसके अंदर अगर हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाते हैं तो नाइट्रोजन sp2 बनता है। नाइट्रोजन sp2 यहाँ हमें देखने को मिलेगा, जो कि कार्बन sp से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन वहीं अगर हम लोग नाइट्रोजन sp2 के अंदर और परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाते हैं नाइट्रोजन के अंदर, तो वो ऑक्सीजन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन sp जो है वो ऑक्सीजन sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाए जाएंगे तो ये ऑक्सीजन sp2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन sp होगा ही नहीं। ऑक्सीजन sp की बात मत सोचना, बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो ऑक्सीजन sp2 जो है यहाँ पे फ्लोरीन के बाद में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन sp2 को ही माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ अगर मैं कंपैरिजन लिखता हूँ, तो सबसे कम हम देखेंगे कार्बन sp3 में, फिर देखेंगे कार्बन sp2 में, कार्बन sp2, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन sp3, फिर आता है कार्बन sp, फिर आएगा हमारे पास में नाइट्रोजन sp2, फिर आता है हमारे पास में नाइट्रोजन sp2 के बाद में ऑक्सीजन sp3, फिर नाइट्रोजन sp, ऑक्सीजन sp2 हमें देखने को मिलेगा, और फिर आ जाता है हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल की। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, ये आगे के क्वेश्चन में आपसे सवाल कर लूँगा इसके अंदर, इसमें आपको ये चीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रखना इस चीज़ को। अब देखिए ज़रा हम लोग इसकी डिस्कशन कर लेंगे एप्लीकेशन की। इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि यह किस किस चीज़ में यहाँ पे हमें काम में आने वाला है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल कहाँ कहाँ हमें काम में आने वाला है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो रहेगी मेरे पास में वो रहेगी एसिडिक एंड बेसिक नेचर। इसको आइडेंटिफाई मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको पता है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उसमें ग्रुप नंबर हम लोग देखते हैं। ग्रुप नंबर देखेंगे तो ग्रुप कौन कौन से हैं, 14, 15, 16 और 17 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर of hydride of 14th, 15th, 16th एंड 17th ग्रुप, ठीक है। इनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। 14, 15, 16 एंड 17th ग्रुप जो है हमारे पास में, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास में कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया मेरे लिए CH4, ये है CH4, ठीक। फिर आ गया NH3, फिर आ गया हमारे पास में H2O,
और फिर आ गया HF। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स हैं इनके भी जो मेंबर्स हैं उनके भी हम लोग हाइड्राइड्स लिख लेते हैं, जैसे SiH4। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा GeH4 और SnH4। नाइट्रोजन के फैमिली के ग्रुप लिखिएगा, PH3 हो गया, फिर हो गया आपका ASH3 और फिर हो गया आपका SbH3। H2O के अंदर ये हो गया H2S, H2Se और H2Te। ठीक है, HF के अंदर लिख लो भाई HCl हो गया, फिर हो गया HBr और फिर हो गया HI। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब एक चीज़ आप लोग थोड़ी सी नोटिस करना, मैंने आपसे बोला मान लीजिए कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कैसे बढ़ रहा है थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है CH4 NH3 H2O और HF। ठीक है, ये कैसे हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, ये हैं कॉन्जुगेट एसिड्स। अब इसके अंदर से मैंने जो है हाइड्राइड को बाहर निकाल लिया, H को बाहर निकाला भाई। ठीक है, इन्होंने डोनेट करे H, इसमें से मैंने H जो है वो बाहर निकाला। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो बने यहाँ पे CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, ये क्या हो गए आपके कॉन्जुगेट बेस हो गए, ये हो गए आपके कॉन्जुगेट बेस। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट देख रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट देखने पे मुझे ये पता है कि जैसे ही मैंने इनके हाइड्राइड्स के बारे में देखा तो आप ये समझ जाना कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो रखेगा उतना ही उसका ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ता हूँ, लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ता हूँ, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। क्या होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं चलता हूँ तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को पता करना है तो आपको अगर ये देखना है कौन सा कॉन्जुगेट एसिड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो आप उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को पहचान लो। सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि आपको ये पता है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बेयर करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन बेयर नेगेटिव चार्ज मोर एफिशिएंटली कंपैरेटिवली टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि स्टेबिलिटी शो करेगा। यहाँ पे OH उससे कम, फिर आ जाएगा आपका NH2 और फिर आ जाएगा आपका CH3 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की, ये यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप स्टेबिलिटी के बेस पे आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी F माइनस शो कर रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन शो कर रहा है, F माइनस शो कर रहा है। तो यहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें एसिडिक नेचर जो है आप उसको कंपेयर करके बताइए मुझे, तो आप ये बोल सकते हैं कि HF जो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है कंपैरेटिवली टू H2O, कंपैरेटिवली टू अमोनिया एंड कंपैरेटिवली टू मीथेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे बात की थी लेफ़्ट टू राइट की, अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई टॉप टू बॉटम अगर मैं जाता हूँ, टॉप टू बॉटम अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखूंगा। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं और बोलते हैं कि भाई एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। हमें पता है पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम लोग एसिडिक नेचर देखते हैं एलिमेंट्स का, तो लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक नेचर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक नेचर बढ़ता है, लेकिन वो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं बढ़ते। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो वहाँ पे एक फैक्टर लगेगा साइज़ का। कैसा? साइज़ का फैक्टर लगेगा। अगर साइज़ इंक्रीज़ होता है, अगर साइज़ इंक्रीज़ होता है तो एसिडिक नेचर जो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर साइज़ इंक्रीज़ होता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ होगा। अब मैं आपको बताऊं कैसे। देखो थोड़ा ध्यान देना। देखो, अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे साइज़ का फैक्टर पड़ता है। आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन टॉप से बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। साइज़ का फैक्टर जो आप लगा रहे हो, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज़ तो छोटा हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ बड़ा हो रहा है। ये तो जस्ट अपोजिट हो गई दोनों चीज़ें। नहीं, यहाँ पे साइज़ का फैक्टर ऐसे नहीं देखा जाएगा। साइज़ का फैक्टर हम लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा सा आप नोटिस करना। देखिए, अगर मैं अप टू डाउन जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? अप टू डाउन अगर मैं जा रहा हूँ, तो इस वाले केस के अंदर आप देखें, एच एफ मैंने लिखा, एच सी एल लिखा, एच बी आर लिखा और एच आई लिखा, ठीक है। ये हाइड्रोजन मैंने इसमें से निकाले, एच आयन, ठीक है। ये एच आयन मैंने यहाँ से निकाले, तो मेरे पास में क्या देखने को मिला? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो मेरे पास में कॉन्जुगेट बेसेस बने हुए हैं, तो साइज़ ऑफ कॉन्जुगेट बेस अगर मैं देखूँ, ये जो कॉन्जुगेट बेसेस हैं, साइज़ ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रही है। वॉल्यूम ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए, जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी अगर नॉर्मली बोली जाए तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो मेरे पास में एलिमेंट है, आप मान लीजिए कि फ्लोरीन का साइज़ ये है, सी एल का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ, बी आर का साइज़ थोड़ा और बड़ा हुआ और आई का साइज़ और बड़ा हुआ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि जितना ज़्यादा चार्ज स्प्रेड होगा, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी, चार्ज डेंसिटी उतनी ही फैलेगी। जितना दुख बांटोगे उतना ही तो कम होगा ना भाई, जितना दुख बांटोगे उतना ही कम होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करूँगा तो चार्ज डेंसिटी पे क्या फ़र्क आएगा? चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने आपसे बोला वॉल्यूम को मैं, सॉरी, वॉल्यूम को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज़ कर रहा हूँ। वॉल्यूम को मैं करूँगा भाई इंक्रीज़, वॉल्यूम मेरी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी, देखो चार्ज मतलब होता क्या है, किसी एक एलिमेंट पे अगर कहीं पे भी चार्ज है तो ध्यान रखना उसका मतलब होता है दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा, टेंशन, ठीक है। तो वो जितनी कम करोगे, जितनी बांटोगे उतनी कम होगी। तो जितना बड़ा साइज होगा, जितना वो फैलेगा, जितनी चार्ज डेंसिटी फैलेगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड जो है उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा। क्या बोला मैंने? जितना ज़्यादा स्टेबल करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस होगा, उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ साइज फैक्टर की बात करते हैं, और साइज बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि उस एलिमेंट का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब उसकी जो डेंसिटी है उस पर फर्क आना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्या है हमारे लिए? तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सब पे चार्ज कितना है? -1 ही तो है। यहाँ पे हम लोग चार्ज तो बदल नहीं रहे हैं,
चार्ज कैसा है, -1 ही है, मतलब फैक्टर क्या लगना है, वॉल्यूम का लगना है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से हमें पता है कि अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अगर आप आते हो, टॉप टू बॉटम अगर आप आते हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूँगा तो भैया देख लेना, HI, HBr, HCl और फिर HF। ठीक है, तो ये हो गया साइज फैक्टर। तो आप देखना एसिडिक नेचर मैंने इसलिए आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो भी एसिडिक नेचर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है, किस रीज़न से बढ़ता है? एक फैक्टर लेफ़्ट टू राइट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और टॉप टू बॉटम के लिए साइज है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा ज़रा, एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपके लिए ले रहा हूँ भाई एक एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला ये रहा NH3, ये रहा H2O और ये रहा HF। हमें पता है एसिडिक नेचर हमें बताना है। एसिडिक नेचर अगर मुझे बताना है तो मुझे पता है सबसे पहले कि HF की जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू H2O और उसके कंपैरेटिव में NH3 की। ये तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोगों ने इसको देखा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन वहीं अगर मैं आपको मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल के हिसाब से एक एग्जांपल पूछ लूँ तो आप देखना, ये मैंने एक एग्जांपल लिया मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से। ये हो गया NH3, ये हो गया H2O, ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। ठीक है, फिर ये हो गया आपका NH3, सॉरी NH3 नहीं होगा, ये है HF। दो बार लिख दिया NH3 भाई, गलत हो जाएगा, मामला गड़बड़ बैठ जाएगा। ये हो गया HF। अब भाई देखो, सबसे पहले तो हमें पता है सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करने वाला है, HF शो करने वाला है। ठीक है, ये क्या करने वाला है, HF शो करने वाला है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जस्ट उसके बाद में आएगा, ये भी हमें पता है H2O। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ तो बताइए नाइट्रोजन वाला आएगा कंपाउंड या कार्बन वाला कंपाउंड आएगा? तो आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो NH3 है ना भाई, ये जो NH3 है, ये जो NH3 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैंने आपको अभी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल में बताया था कि कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ये जो CH, ये जो अल्काइल हम लोग देख रहे हैं, ये जो है पहले आएगा कंपेरेटिवली टू NH3। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल, यानी कि जो टर्मिनल अल्काइल चेन आपको दिख रही है, टर्मिनल अल्काइल चेन दिख रही है, ये पहले आएगी कंपैरेटिवली टू NH3। क्यों? क्योंकि कार्बन sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन sp3 से। ठीक है, वहीं अगर एक और एग्जाम्पल देखना भाई, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखना, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये बनाया और ये हो गया आपका CH2, ये है आपका एक बेंजाइल आयन, बेंजाइलिक आयन, और मैंने ले लिया ये मिथाइलिक आयन, मिथाइल आयन। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, इनमें से एसिडिक नेचर कौन ज़्यादा शो करेगा? सोचो, थोड़ा सोच के देखो, बेंजाइलिक या मिथाइल आयन? देखना, थोड़ा ध्यान लगाना इस चीज़ के ऊपर। मैंने आपको बोला ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप बोलेंगे सर sp2 तो ज़्यादा है sp3 का, नहीं, हमेशा ध्यान रखना कार्बन sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत नीचे होती है, ऑक्सीजन बहुत ऊपर है, ऑक्सीजन बहुत ऊपर लाया करता है कार्बन से। तो ऑक्सीजन की sp3 मतलब नाइट्रोजन भी तो आएगा, अगर कार्बन sp भी आ जाए तो भी नाइट्रोजन का sp2 और sp3 अभी आना बाकी है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। इससे भी कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ भैया देख लिया ये sp2 है ये sp3 और लगा दिया कहीं भी निशान, नहीं, ऐसा मत करना है ना। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल और लीजिए। मैंने आपसे बोला, या दो एग्जांपल ले लूँ,
साथ ही साथ में चलेंगे। CH3 है, ये क्लोरीन है भाई, इसको मैं ढंग से बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्लोरीन है, ठीक। और यहीं एक और ले लें अपन एग्जाम्पल। अब आप मुझे ये बताएं एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। अब देखना थोड़ा ध्यान से, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो फ्लोरीन है, माशाल्लाह फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। बट कन्फ्यूजन आएगा यहाँ पे, ये O और Cl, भैया हम लोग पीरियड वाइज चलें या ग्रुप वाइज चलें, कन्फ्यूजन वो है ना। तो आप बस इतना सा देख लिया करो कि फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर मैंने यहाँ कंपेयर कर दूँ, फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर कर दूँ, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा कंपेरेटिवली टू क्लोरीन, एसिडिक नेचर शो करेगा, सॉरी गलती हो गई, फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट अगर हम लोग ऐसे साइज़ वाइज देखेंगे तो साइज़ के हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि एसिडिक नेचर क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली भाई देखो, अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है एसिडिक नेचर फ्लोरीन शो कर रहा है, तो सिंपली क्लोरीन से भी वो कम ही शो करेगा। ऑक्सीजन जो है कम शो कर रहा है ना एसिडिक नेचर फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एसिडिक नेचर की बातें, ठीक है। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर आपको पता है, जस्ट इन्वर्स कर देना हो जाएगा काम। चलो अब एक नया कंसेप्ट जो है हम इसके अंदर ऐड करते हैं, एक नया कंसेप्ट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। आज एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, वो होता है भाई एस फाइल। क्या हो गया? एस फाइल्स। अब एस फाइल्स होते क्या है? मैंने आपसे बोला आप कोई सी केमिकल स्पीशी लो, दो केमिकल स्पीशी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मैंने दो केमिकल स्पीशीज़ की बात कर ली। पहली केमिकल स्पीशी हो गई मेरी एस फाइल, पहले ध्यान से समझना बाद में लिख लेना। ये हो गया एस फाइल, और एक हो गया आपका एस नॉन फाइल। भाई ये एस फाइल और एस नॉन फाइल होता क्या है, देखो ध्यान से। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इनका मतलब क्या होता है? फिलस, फिलस फाइल मतलब फिलस, फिलस एक ग्रीक वर्ड है, फिलस का मतलब हो गया लविंग स्पीशी। मतलब न्यूक्लियस को जो मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जो होगी वो हम लोग न्यूक्लियोफाइल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी। वैसे ही जो स्पीशी परसेंटेज कैरेक्टर को पसंद करे, परसेंटेज लविंग स्पीशी जो होगी वो एस फाइल हो जाएगी, और परसेंटेज हेटिंग स्पीशीज जो होगी वो एस नॉन फाइल हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा परसेंटेज फाइल जो होते हैं, परसेंटेज फाइल हो गई आपकी, सॉरी एस फाइल क्या हो गए? परसेंट एस लविंग स्पीशी। क्या हो गई भाई? परसेंट एस लविंग स्पीशी हो गई। और वहीं अगर एस नॉन फाइल की बात करेंगे तो ये हो जाएगी परसेंटेज हेटिंग स्पीशी, ठीक है, परसेंटेज हेटिंग स्पीशी। अब ऐसी कौन कौन सी स्पीशी होती है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो वो होते हैं भाई आपके लोन पेयर। अब लोन पेयर क्यों परसेंटेज फाइल कहलाते हैं या परसेंटेज लविंग लविंग स्पीशी कहलाती है? हमें पता है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो लोन पेयर्स होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है हमें न्यूक्लियस का मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है हमें न्यूक्लियस का मिलता रहे। तो लोन पेयर जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? एस ऑर्बिटल में, मतलब जहाँ परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि परसेंट एस लविंग स्पीशी होती, अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होती, परसेंटेज लोन पेयर वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमको ये पता है कि ये परसेंटेज लविंग स्पीशी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब ध्यान देते हैं कि सेकंड स्पीशी जो होगी हमारे पास में, जो कि परसेंटेज लविंग स्पीशी होगी, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड स्पीशी हमारे लिए हो गई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने वाले एलिमेंट।
मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने वाले। देखो मल्टीपल बॉन्ड बना, जैसे डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये ऐसे क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले जो है परसेंटेज लविंग स्पीशी होते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल देखो। मान लो कि मेरे पास में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल सॉरी एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। अब इनको आपस में बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो भाई देखो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हमने करवा दी। अब ये ओवरलैपिंग जो हुई है इससे बॉन्ड बना हमारा सिग्मा। अब ये सिग्मा बना, अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप मुझे पाई बना के दीजिए, तो पाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पी ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये जो ऑर्बिटल है इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, कोलेटरल ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी। तो अब एक चीज़ बताओ, इतनी दूरी दूरी पे ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, क्या ये ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना पाएंगे? ये जो बॉन्ड, ये जो ओवरलैपिंग होनी है इनकी इतनी दूरी पे हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो बॉन्ड की जो डिस्टेंस होगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ को कम करना पड़ेगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ को अगर हम लोग कम करना है तो परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर को बढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइड वाइज ओवरलैपिंग या कोलेक्ट्रल ओवरलैपिंग जो है वो ईजी हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमारे पास में परसेंटेज कैरेक्टर या परसेंटेज लविंग स्पीशी हम इनको कह देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब आते हैं हम लोग परसेंट एस नॉन फाइल के ऊपर, परसेंट एस नॉन फाइल के ऊपर आएंगे, यानी कि परसेंट एस हेटिंग स्पीशी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। ये हो गया मेरा फ्लोरीन, ये ओ आर लिखा है मैंने, ठीक है। ये लिखा हुआ है CF3, ये मैं लिख देता हूँ NCF3 और बोल सकते हैं NF2। अब ये जितनी भी स्पीशी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जितनी भी स्पीशीज यहाँ लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कैसी हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और यूनिवेलेंट स्पीशी हैं या मोनोवेलेंट स्पीशी आप इनको बोल सकते हैं। यूनिवेलेंट स्पीशी या मोनोवेलेंट स्पीशीज़ आप इनको बोल सकते हैं। अभी इनका मतलब क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पे आप देखेंगे, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन OR CF3, ये सारे के सारे मोनोवेलेंट स्पीशी होती है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बार बार मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दिया था पहले कि मान लीजिए कि ये S है, ये हमारा कोई हाइब्रिड SP है, ये हमारा हाइब्रिड SP2 है और ये हो गया हमारे लिए हाइब्रिड SP3 और ये हो गया हमारे लिए p ऑर्बिटल। कैसा हो गया ये हमारे लिए? ये p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही होगी, ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इन केसेस के अंदर आप ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसकी, उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्लोरीन क्या करेगा, वो इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो उनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं इतनी ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दूरी जो है वो कम हो, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लोरीन के पास चांस होगा कि वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सके, अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रख सके। तो बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ तभी बढ़ेगी जब परसेंटेज कैरेक्टर वहाँ पे कम होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिवेलेंट स्पीशी लिखवाई हुई हैं, इसके अंदर आप नोटिस करना कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी कि इनके पास में टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने के लिए, खींच के रखने की ताकत होती है। और इसी ताकत को वो इस्तेमाल तब कर पाते हैं जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ तब ज़्यादा होगी जब परसेंटेज कैरेक्टर जो है उसमें कम होंगे। दैट इज़ वाई ये परसेंटेज हेटिंग स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया?
ये जो मैंने आपको बताया इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि इसके आगे हम लोग इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और इसकी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग देख लेंगे बेंट रूल। लेकिन बेंट रूल देखने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट को और देखेंगे, वो होता है भाई ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैंने? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डाल लेना ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। अब ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इस चीज़ को भी आप समझो। हमने नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन देखा है कि हाँ एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यहाँ पे जो एक बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, जो भी एक शेप हमें देखने को मिल रहा होगा, उसका एक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बोल दूं कि एक या एक से ज़्यादा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिले। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे sp3d सॉरी sp3d लेंगे, और d जो ऑर्बिटल हम ले रहे हैं यहाँ पे वो dz² होगा। ठीक है, dz² होगा। अब ये जो sp3d होता है भाई, इसका जो शेप होगा, वो हम बोल देंगे कि ये होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका शेप होता है। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मैंने इसका शेप बोल दिया। अब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप को मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप मेरे पास बना है वो कैसे बना है, वो दो शेप से मिलके बना हुआ है ना। दो कैसे हो रहे हैं वो भी आप देखो थोड़ा सा। एक हो गया आपका लीनियर, एक हो गया लीनियर, और दूसरा हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। देखना भाई मैंने कैसे बोल दिया कि ये दो से मिलके बना हुआ है ना। थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं अभी समझा देता हूँ। ट्रायगोनल प्लेनर, आप देखो अगर ट्रायगोनल बायपिरामिडल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का वो दिखता है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये होता है आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, अब ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ तो एक पार्ट तो मेरे लिए हो गया ये वाला, ये लीनियर स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक है, ये लीनियर हो गया। और दूसरा वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये ट्रायगोनल प्लेनर वाला पार्ट हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई कि ये जो ट्रायगोनल बायपिरामिडल हमें देखने को मिल रहा है, ये दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। एक हो गई लीनियर और दूसरी हो गई शेप जो हो गई वो हो गई लीनियर, और दूसरी हो गई ट्रायगोनल प्लेनर। तो लीनियर जो बनता है वो बनता है भाई, थोड़ा ध्यान देना, लीनियर बनता है डीपी की ओवरलैपिंग से, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो हो गए आपके dz² और pz², dz² और pz को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ, किसके लिए? ओवरलैपिंग के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो शेप आया वो लीनियर आया, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इनके बीच में ये जो बॉन्ड एंगल हम देखेंगे, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एस कैरेक्टर है वो लीस्ट है। बिल्कुल नहीं है ऐसा कभी मत बोलना, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं 1% भी अगर एस कैरेक्टर वहाँ पे है तो वो होगा ही। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेयर लीस्ट एस कैरेक्टर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लीस्ट एस कैरेक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ ट्रायगोनल प्लेनर की, तो ट्रायगोनल प्लेनर हम लोग कैसे देखते हैं? ये हो गया आपका sp2। कैसा? sp2 हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता हूँ वो होता है s ऑर्बिटल, px और py को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ। इसका जो शेप होता है, वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप हमें यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर के रूप में देखने को मिलता है। कैसा दिखता है? ट्रायगोनल प्लेनर कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। इनके बीच में ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हेयर मोर परसेंटेज कैरेक्टर प्रेजेंट है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब ये जो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये जो मैंने शेप बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं ना अभी कोई वेस्पर थ्योरी या किसी भी तरीके का जो ज्योमेट्री और शेप की मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत लीव कर सकते हो कि ठीक है शेप और ज्योमेट्री, यहाँ पे कोई लोन पेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे सेम ही रहने वाली। ठीक, तो देखिएगा ज़रा, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक लीनियर, लीनियर को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हो गया लीनियर, और यहाँ पे मैं इसके पॉइंट बता देता हूँ, ये और ये। ठीक है, और इसी के बाद में यहाँ पे मैं बनाता हूँ का ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या बनाऊँगा? ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ओहो गलती हो गई, ठीक, ये क्या हो रहा है भाई, इतना मत झपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शेप में लाते हैं। अरे मेरा तो शेप ही गड़बड़ हो जाता है भाई, ये पता नहीं कैसा चल रहा है आज के दिन, बड़ा अजीबो गरीब चल रहा है भाई। देखो ये भी गायब हो गया, मामला ही गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा सटीक बनो तो तुम ज़रा, बेइज्जती मत कराओ। देखो फिर करा ही दी उनने आखिरकार। ठीक है भाई, थोड़ा ऐसा बना लेना, है ना। मेरी तो हो रही बेइज्जती, आप थोड़ा सा संभाल लेना अपने आप को। ये मेरे लिए बन गया ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस जगह पे लेस परसेंटेज कैरेक्टर हैं, लेस परसेंटेज कैरेक्टर हैं, और इस जगह पे परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। इन दोनों के मिलने से अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये 120 डिग्री था, ये जो वाइड एंगल है ये वाला, ये तो 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जो शेप हम एग्जैक्टली देखेंगे, जो शेप हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे, यहाँ हर एक एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आया है, किसी इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं आया है। आप अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के अंदर देखते हैं कि ऊपर की तरफ 390 डिग्री के एंगल बनते हैं, नीचे की तरफ 390 डिग्री के एंगल बनते हैं, और आप ये बोलते हैं टोटल 690 डिग्री के एंगल्स जो हैं वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शो करता है। तो ये जो 90 डिग्री के एंगल आए हुए हैं ये किसी एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से नहीं आए, यानी कि आप सीधे बोल दो कि sp3 डी से जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। नहीं 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 नहीं, आप बोलेंगे ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आया हुआ है, जिसके अंदर एक ट्रायगोनल प्लेनर जो कि 120 डिग्री का एंगल बॉन्ड एंगल रखता है, और एक लीनियर जो कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल रखता है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग दिखाते हैं, जब ये आपस में फॉर्मेशन दिखाते हैं जिससे हमें ट्रायगोनल बायपिरामिडल देखने को मिलता है, तो बनता है 90 डिग्री का एंगल, और यही 90 डिग्री का एंगल आता है ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसमें एक हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है आपका ये एक्सियल पोर्शन कहला जाएगा। कैसा कहला जाएगा? एक्सियल पोर्शन। और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये कहला जाएंगे आपके इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन कहला जाएगी। अब मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज कैरेक्टर कम है, उस हाँ परसेंटेज कैरेक्टर एक्सियल पोजीशन पे कम है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो लार्जर होते हैं। क्या होते हैं? लार्जर होते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या बोल दिया। एक्सियल, एक्सियल जो बॉन्ड होंगे यहाँ पे, उनके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि लेस परसेंटेज कैरेक्टर हैं। परसेंटेज कैरेक्टर अभी तो बताया ये एक्सियल में लेस परसेंटेज कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? साइज जो होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, देखो आ गया वर्ड, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा वो कम हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम अगर हुआ
तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ हमें पता है भाई वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होना मतलब क्या, कि एक्सियल जो होंगे, एक्सियल बॉन्ड्स जो होंगे वो बड़े होंगे, वो क्या होंगे, बड़े होंगे किससे, लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होंगे एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेना, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने, PF5। अब PF5 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालिए। PF5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लो, मोनोवैलेंट स्पीशी देख लो, चार्जेस देख लो, ऐसे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ जो फास्फोरस है, इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 हैं। मोनोवैलेंट स्पीशी कितनी हो गई, 5 हो गई। कोई भी चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी चार्ज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको कर दो आप डिवाइड 2 से। एन की वैल्यू आ गई आपके पास में क्या, 5। एन की वैल्यू 5 मतलब sp3d। sp3d का मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो भाई इसका शेप बना लो। इसका शेप हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना थोड़ा सा भाई, गड़बड़ मत करो भाई, गड़बड़ मत करवा। ये हो गया फॉस्फोरस ऊपर, नीचे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ चलो तो ये फ्लोरीन, यहाँ चलो तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है। अब अगर अपन देखें कि ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी कि एक्सियल बॉन्ड्स जो होंगे वो लॉन्गर होंगे इक्वेटोरियल से, तो ये रहे एक्सियल, ये रहा एक्सियल। तो ये अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्सियल PF बॉन्ड्स जो होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे, यानी कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी किस किस की, एक्सियल PF वालों की, वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल PF वालों के। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ PCl5 की, इस एग्जांपल में आप देखना PCl5 की मैं बात करता हूँ, सेम चीज़ ही यानी हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, यानी कि sp3d हो गया। इसी का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये फॉस्फोरस हो गया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन, और ये हमारा क्लोरीन, और ये क्लोरीन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे भी कि एक्सियल एक्सियल PCl बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल PCl। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ही अप्लाई हो जाए, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होता है। कुछ चीज़ें चेंज में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। VBT CFT इन सब के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल वाला क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमेशा होती हैं। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगी हुई होती हैं। क्योंकि ये जो केमिस्ट्री होती है ना, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस किसी किसी मॉलिक्यूल्स के लिए होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अलग कैरेक्टर्स आपको शो करने को दिखाई देता है कि हाँ भाई मेरे पास में ये कैरेक्टर है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अलग हूँ, वरना सब सेम ही हो जाते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा वाला एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ PF2 CL3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना F जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। F जो है क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सियल पोजीशन प्रेफर करेगा। क्या करेगा, एक्सियल पोजीशन प्रेफर करेगा। अब एक्सियल पोजीशन प्रेफर क्यों कर रहा है वो आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करेगा। और अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो वही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी 5 यानी कि sp3d ही आना है। और इस केस के अंदर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो फॉस्फोरस है ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, यहाँ मैंने लगाया Cl, ये मैंने लगाया Cl, और ये मैंने लगाया Cl। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ, अब बताओ
कि यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो बड़े होंगे या छोटे। तो आप ध्यान रखना कि इस केस में जो एफ था ना भाई, एफ ये स्मॉल एटम है और ये जुड़ गया सीएल, ये हो गया आपका लार्जर एटम। लार्जर एटम होने की वजह से, लार्ज एटम होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज़ होगी ना, तो इस केस के अंदर एक्सियल पीएफ जो हमारे पास में बॉन्ड्स थे वो छोटे रहेंगे कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल पीसीएल से। तो ये भी एक क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल गई जस्ट ड्यू टू द साइज। देखो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट होगा जो किसी भी चीज़ को अफेक्ट करेगा। अब उसकी जो पावर होगी वो ग्रेटली वेराई करेगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन पढ़ा। अब पिरामिडल इन्वर्जन भी क्या कर रहा था? बेसिक नेचर को कम कर रहा था। अब बेसिक नेचर कम कर रहा था, सुनने में क्या आया? बेसिक नेचर कम कर रहा था, लेकिन उसकी प्लेस कहाँ थी? वो सबसे माइनर इफेक्ट था। पहले इंडक्टिव रेजोनेंस, परसेंटेज करेक्टर और जितने भी उसके ऊपर बेसिक नेचर को कम करने के जितने भी फंडे होते हैं वो सब लग जाएंगे, बाद में आएगा पिरामिडल इन्वर्जन। वैसे ही यहाँ पे जो साइज़ है उसका फैक्टर जो है वो कहाँ पे वेराई कर रहा है, किस पोजीशन पे साइज़ का फैक्टर बैठा हुआ है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेना, इसको हम लोग जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे CuCl5 3 माइनस में ले लेता हूँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको यहाँ पे अप्लाई मत कर देना। सेम चीज़ है, इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आएगी sp3d। ठीक है, इसका शेप भी जो आएगा वो आएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही आना है। मान लो ये कॉपर है, ये लगा है क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये लगाया हमने क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, और चार्जेस जो हैं मैं ऐसे करके बाहर की तरफ लगा देता हूँ, चार्जेस ये ऐसे मैं बाहर की तरफ लगा देता हूँ। अब आपको मैं ये बताऊँ इसके अंदर कि इस केस में भी एक्सियल CuCl का जो बॉन्ड है वो छोटा है कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल CuCl के। ठीक है, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में पढ़ेंगे बाद में बहुत बाद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना, इसको भूलना मत, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं नेट के अंदर। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना, इस एग्जांपल को। एक एग्जांपल ले लो, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। कितने एग्जांपल हो गए अभी? 4 हो गए, ये 5वां एग्जांपल है। 5th एग्जांपल देखो, FeCO5। ठीक है, ये भी क्या है? Fe हमारा कैसा है? ट्रांजिशनल एलिमेंट है। कैसा है? ट्रांजिशनल एलिमेंट है। और ये जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है इसको मैं आपसे कह देता हूँ कि ये sp3d(z)² ही रखता है हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो शेप आएगा वो आएगा आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही शेप आना है। तो आप नोटिस करना कि इसका जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये हो गया CO, ये हो गया CO, ये हो गया CO नीचे, और ये CO। तो अब आप नोटिस करना यहाँ पे भी जो मैं बनाया मैंने एक्सियल FeO बॉन्ड जो रहेगा वो छोटा रहेगा कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल FeO बॉन्ड से। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे का और आगे कंटिन्यू करेंगे, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, और बेंट रूल भी उसी के अंदर कवर कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।